बच्चों, आज हम भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्यगत विशेषता इसे हम कह सकते हैं, या भारतेंदु युगीन काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी जो काव्यगत और कलागत जो विशेषताएं थी वो निम्न प्रकार से हैं। भारतेंदु युग का काव्य बहुत विस्तृत है। एक और उसमें भक्तिकालीन और रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां मुखरित हुई हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता भी स्पष्ट दिखाई देती है। इस काल के कवियों ने सामंती दरबारों की चार दीवारी से निकलकर जनजीवन का वर्णन किया है और साथ ही अपने मूल्यवान प्रांगण एवं आमरणों का तिरस्कार करके खुली हवा में सांस ली है। राष्ट्रीय चेतना से अनुस्यूत इस कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार विश्लेषित कर सकते हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु का काव्य राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। उन्होंने यह लिखकर कि पैधन विदेश चली जा तू, यही अति ख्वारी, राष्ट्रीयता का ही परिचय दिया है। ये वे पंक्तियां हैं जिनसे भारतेंदु की पीड़ा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस काल के कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्मरण में मुखरित होने लगता है, तो कभी इस महान राष्ट्र के दयनीय पतन पर अश्रु प्रवाहित करता रहता है। भारतेंदु जी की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमधन की आनंद रोणोदत्त, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत तथा राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भावों से युक्त हैं। इस काल के कवियों की कविताओं में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी मिलती है। यूं इनकी देशभक्ति में किसी तरह की चाटुकारिता नहीं है। जहां अंग्रेजों की प्रशंसा है, वहां देश की स्थिति का मार्मिक वर्णन भी है। जैसे आप एक पंक्ति देखें, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखे सज्जन नहीं अंग्रेज। दूसरी विशेषता है जनवादी विचारधारा। भारतेंदु कालीन कविता की तीसरी प्रवृत्ति जनवादी विचारधारा से संबंधित है। इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु की जनवादी विचारधारा इन कवियों की सुधारवादी दृष्टि में निहित है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज में पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा आदि के भी समर्थक थे। जनवादी दृष्टि से प्रेरित होकर ही भारतेंदु ने का भवा आवा है, ए राम जमाना कैसा, कैसी दृष्टि मेहरारू है, ई हाय जमाना कैसा जैसी पंक्तियां लिखी हैं। इसी प्रकार वेद मार्ग को त्याग कर मुस्लिम संस्कृति में निमग्न लोगों की कड़ी आलोचना करते हुए राधाचरण गोस्वामी जी ने भी लिखा है, पढ़े जन्मते फारसी, छोड़ वेद मार्ग दियो, हा 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 विधि वाम ने सर्वनाश भारत कियो। व्यापक मानवतावादी भूमिका पर लिखी गई ये जो पंक्तियां हैं, जो ये कविताएं हैं, वो हृदय स्पर्शी हैं। भारतेंदु कविता में नवयुग की चेतना का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह भी इस काव्य को जनवादी करार देने को प्रेरित करता है। प्रताप नारायण मिश्र स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती, विधवाओं के दुख से दुखी और बाल विवाह के विरोधी थे। इस दुख और विरोध में भी जनवादी विचारधारा को हम देख सकते हैं।
अगला बिंदु है आर्थिक चेतना। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया। जीवत विदेश की वस्तु ले ता बिन कछु नहीं कर सकत के प्रतिपादक भारतेंदु ने प्रबोधिनी शीर्षक कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की। प्रेमधन की आर्याभिनंदन, प्रताप नारायण मिश्र की होली और अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म कविताएं भी इन कवियों की आर्थिक चेतना को स्पष्ट करती हैं। इनमें भारत की दुर्दशा का यथार्थ चित्र मिलता है। मिश्र जी की कविता का यह अंश देखिए। तबहि लखियो जह रहयो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। भारतेंदु ने भी रोबहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई कहकर इस युग की पीड़ा को शब्दबद्ध किया है। अगला बिंदु है भक्ति और देशानुराग का सम्मिलित रूप। आलोच्य काल की कविता में भक्ति और देशानुराग का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस काव्य का भक्ति काव्य 3 रूपों में मिलता है। पहला निर्गुण, दूसरा वैष्णव भक्ति और तीसरा स्वदेशानुराग भक्ति। इसमें पहले दो रूप तो परंपरा विहित ही हैं, किंतु भक्ति और देश प्रेम का एक ही भूमिका पर प्रस्तुतिकरण इस काल की मौलिकता है। राम भक्ति की तुलना में कृष्ण भक्ति को निरूपित करने वाली रचनाएं इस काल में अधिक लिखी गई हैं। इसी से प्रेरित श्रृंगार भावना को इस काल के कवियों ने पर्याप्त महत्व दिया है। मेरे तो साधन एक ही हैं, अंग नंदलाला वृष भानु दुलारी के गायक भारतेंदु राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अगला बिंदु है श्रृंगार। जहाँ तक श्रृंगारिता का प्रश्न है, वह प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर प्राय सभी कवियों में मिलती है। सामान्यतः इन कवियों ने राधा कृष्ण के माध्यम से ही अपने श्रृंगार व प्रणय की भावनाओं को व्यक्त किया है। भारतेंदु के प्रेम दशा वर्णन विषयक सवैयों में पर्याप्त सरलता विद्यमान है। एक उदाहरण देखिए। आज लौ न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरे उराहनो कछु नहीं सभे फलू, आपुने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सु भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जूहे जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में प्राप्त प्रकृति चित्रण का वर्णन परंपरागत ही है। यह आलंबर और उद्दीपन रूपों में ही अधिक मिलता है। ऋतु वर्णन में ऋतु विशेष का वर्णन नायक नायिका की मनोदशा की व्यंजना के लिए किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि में प्रकृति की आकर्षक छवियां मिलती हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की कविताओं में प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य देखा जा सकता है। इनके प्रकृति निरूपण में सूक्ष्म निरीक्षण तो है ही, प्राकृतिक दृश्यों का हृदयहारी वर्णन भी उपलब्ध है। अन्य विशेषताएं। भारतेंदु युगीन काव्य की उपर्युक्त विशेषताओं के अलावा हास्य काव्य की प्रवृत्ति, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, रीति निरूपण की प्रवृत्ति और काव्यानुवाद की प्रवृत्तियों को भी भुलाया नहीं जा सकता। ये इस काल की गौण प्रवृत्तियां हैं। व्यंग का एक उदाहरण देखिए। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्रई जोई, मिटे वदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। ये तो बच्चों भाव सौंदर्य था। अब हम कला सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे भाव सौंदर्य भी कह सकते हैं, भाव पक्ष भी कह सकते हैं, भावगत विशेषताएं भी कह सकते हैं। अब हम कला पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कला निरूपण कह सकते हैं, कला पक्ष कह सकते हैं, कलागत विशेषताएं कह सकते हैं।
भारतेंदु युग की कविताओं के कलापक्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है, कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा और गद्य के क्षेत्र में प्रमुखतः खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कमनीयता को भारतेंदु की भाषा में सरसता और जगमोहन सिंह के प्रकृति वर्णन में और रागात्मक स्वच्छंदता को प्राय सभी कवियों में देखा जा सकता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी इस काल की भाषा में मिलता है। दूसरा बिंदु है, काव्य रूपों की दृष्टि से इस काल में मुख्यतः मुक्तक काव्य की रचना हुई है। यूँ तो कुछ कवियों ने जनवादी चेतना के कारण कजलियाँ, होली, लवानियाँ, गजलें, शेर स्यापा और मसरिया भी लिखे हैं। प्रबंध नीतियों और निबंध गीतियों का प्रणयन भी हुआ है, किंतु वो अपवाद स्वरूप ही हुआ है। अगला बिंदु है, भारतेंदु युगीन कविता में प्रयुक्त अलंकार सहज और अकृत्रिम हैं। ये भावाभिव्यंजन में साधक और शैली में सरसता के प्रेरक बनकर आए हैं। अगला बिंदु है, छंदों की दृष्टि से देखें तो दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, हरिगीतिका, कुंडलियाँ आदि मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है, तो वर्णिक छंदों में कवित्त, सवैया, मंदाक्रांता, शिखरिणी, वंशस्थ, वसंत तिलका आदि का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन कविता राष्ट्रीयता की प्रेरक, सामाजिक चेतना के प्रसारिका, जीवन के प्रति सहानुभूतिशील और भक्ति व श्रृंगार की समानांतर धाराओं में विभाजित अकृत्रिम कला को पोशिका कविता थी। यह वह कविता थी जिसमें कविता को राजप्रसादों की कैद से मुक्ति दिलाकर जनजीवन के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया था।